नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में मैं ऑलरेडी गुप्त पीरियड से संबंधित 3 पार्ट में वीडियो को डाल चुका हूं। ठीक है, लेकिन आज मैं उन सभी को क्या करूंगा, एक में कंबाइंड करके पूरे गुप्त पीरियड से संबंधित जितने भी जो पीडीएफ में जो मैंने वीडियो डाला था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, उसमें जो कवर नहीं हो पाया था उसे मैं कंप्लीट करूंगा आज में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और जितने भी प्रश्न मैं आज डिस्कस करूंगा वो सब इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई भी सिविल सर्विस का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप अच्छे से ध्यान में दीजिएगा, देखिए दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। ठीक है, गुप्ता पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह पीरियड है जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए क्योंकि गुप्त पीरियड को ही गोल्डन इरा कहा जाता था, यानी कि स्वर्णिम काल कहा जाता था। स्वर्णिम काल, अब सवाल उठता है कि स्वर्णिम काल गुप्त पीरियड को क्यों कहा जाता था? क्योंकि गुप्त पीरियड में ही सबसे ज्यादा सोने के सिक्के प्रचलन में थे और सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी हुए थे। लेकिन अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला जो राजा था, मतलब किसके शासनकाल में सोने के सिक्के जारी हुए थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का वीडियो भी मैं आप लोगों को बना दूंगा एक। ठीक है, लेकिन पहले आप आज समझिए गुप्त पीरियड को। सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए थे पहली बार? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, ये वही कनिष्क है जो कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा रहता है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुला कदफिसस। कुजुला कदफिसस के बेटे का नाम था बीमा कदफिसस और बीमा कदफिसस के बेटे का नाम था कनिष्क। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और किसके शासन काल में, मतलब कौन सा ऐसा वंश था जहां पे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के प्रचलन में थे? तो उसका आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड। दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा कि सबसे पहले जारी किसने किया था सोने के सिक्के को, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। और किसके शासन काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए या फिर सोने के सिक्के प्रचलन में थे, बाजारों में इसका बहुत आदान प्रदान या फिर लेन देन, ज्यादा हुआ लेन देन प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्ता पीरियड। यही वजह है कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको और एक कहा जाता है कि क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया, यानी प्राचीन भारतीय का क्लासिकल एज भी कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। और दूसरा क्या कहा जाता है? दूसरा आपका क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, गुप्त पीरियड जो है वह 319 ईस्वी से स्टार्ट होकर के 540 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 540 एडी। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 319 से लेकर के 550 एडी। ठीक है, आप दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो एडी का फुल फॉर्म है आपका एनो डोमिनी। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। गुप्त पीरियड में जो सबसे ज्यादा जो मेन लैंग्वेज था, यानी कि किस भाषा को केंद्र करके वो लोग आगे बढ़े, तो वो लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था, यानी कि जो भाषा था उस जो सबसे ज्यादा यूज हुआ वह भाषा था आपका संस्कृत। ठीक है, और कैपिटल क्या था? तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या है, आज यह पटना है। ठीक है, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और राजा विक्रमादित्य थे। ठीक है, राजा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था उज्जैन को। ठीक है, उन्होंने अपना सेकंड कैपिटल जो है वह बनाया था उज्जैन को। ठीक है, आर्ट और कल्चर में, कला और संस्कृति में, स्थापत्य कला में गोल्डन पीरियड मतलब गुप्त पीरियड जो है बहुत ही अपने चरम पे था, मतलब कि काफी ज्यादा उन्नत हासिल और अपने मतलब अच्छे मुकाम पे था। ठीक है, स्थापत्य कला में काफी ज्यादा माहिर था और काफी ज्यादा प्रचलन में भी था, और यही वजह है कि गुप्त पीरियड जो है अपनी कला की दृष्टि से काफी ज्यादा फला फूला। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे पूरे गुप्त पीरियड के अलग अलग शासनकाल से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित अलग अलग राजाओं को देखेंगे, फाउंडर से लेकर के इसके अंतिम जो लास्ट जो रूलर थे वहां तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके फाउंडर के बारे में अगर बात करें आपसे कि हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे। लेकिन यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रियल फाउंडर कौन थे। क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ फाउंडर पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, लेकिन वही पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन। ठीक है,
चंद्रगुप्त वन जो था ये इसका वास्तविक संस्थापक था। फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त। और रियल फाउंडर कौन था, यानी कि वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन। इसी चंद्रगुप्त वन का बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो इसको कहा था विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। चंद्रगुप्त जो वन है ये तो फाउंडर हो गए श्रीगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो वन है इनको महाराजा धीराज भी कहा जाता था। महाराजा धीराज की इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, यानी कि किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, ठीक है। शायद यही वजह है कि इन्होंने फिर से गुप्त वंश को श्रीगुप्त के बाद वापस से खड़ा किया और गुप्त वंश को बहुत ही आगे तक लेकर के गया, जिसकी वजह से गुप्त काल एक ऐसा समय आया कि गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, फाउंडर है श्रीगुप्त, रियल फाउंडर है चंद्रगुप्त वन, ठीक है। चंद्रगुप्त वन के ही बेटे का नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम कब था, द्वितीय कब था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ये वन है, ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त वन, और ये मैं लिख रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, एकदम क्रमानुसार ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फाउंडर श्रीगुप्त, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के ही बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को ही और एक उपाधि से नवाजा गया था, कविराज। यह भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि कवि राजा के नाम से कौन विख्यात है? तो वो समुद्रगुप्त विख्यात है। और समुद्रगुप्त के बेटे का ही नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य एक टाइटल है, टोटल 10 ऐसे हिंदू राजा हुए जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो पहले जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और अंतिम राजा थे हेमू, जो कि अकबर के साथ 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी युद्ध में वो लड़ाई लड़ा था। अकबर और आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू था, ठीक है, उसे ही अंतिम जो उपाधि विक्रमादित्य की मिली थी, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही बेटा का नाम था कुमारगुप्त। ये वही कुमारगुप्त हैं, ठीक है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में टोटल 3 राजाओं का हाथ है। पहला इसकी नींव जो रखी थी वो कुमारगुप्त ने रखी थी। कुमारगुप्त किसके बेटे थे? तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। और कुमारगुप्त के बाद फिर हर्षवर्धन, और तीसरे राजा थे राजा धर्मपाल, ठीक है, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। तो ये 3 राजा थे, ठीक है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कुमारगुप्त हो गया, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, की नींव रखे थे। कुमारगुप्त को ही एक उपाधि मिला था महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य। अगर आपसे विक्रमादित्य पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर महेंद्रादित्य पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त वही है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, ठीक है। और कुमारगुप्त के ही बेटे का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, सन ऑफ कुमारगुप्त, ठीक है। और अंतिम जो राजा थे, लास्ट जो रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्त डायनेस्टी के जो अंतिम जो राजा थे उनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये वो विष्णुगुप्त बिल्कुल भी नहीं है जो कि आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाएगा कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। तो चाणक्य का जो रियल नाम था वो था आपका विष्णुगुप्त। तो वो विष्णुगुप्त नहीं है, मतलब ये चाणक्य नहीं है, वो अलग है, ठीक है ना। चाणक्य के बारे, चाणक्य का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य वंश से है, मौर्य वंश से है।
जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखी थी और उसका राजा बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से है, ना कि गुप्त से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ये चंद्रगुप्त वन है, ये चंद्रगुप्त वन चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, और इन्हीं के शासनकाल में फाहियान आया था। ठीक है, और वेनसांग के बारे में बात किया जाए तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ना कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला जो चीनी यात्री था उसका नाम है फाहियान। ठीक है, और वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखे थे, और नालंदा विश्वविद्यालय को नींव रखने में 3 राजाओं का हाथ है, पहला कुमारगुप्त, दूसरे हर्षवर्धन और तीसरे धर्मपाल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो चंद्रगुप्त वन जो है वो रियल फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है, इनका ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो अलग है, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था, और उसी 9 रत्न में कालिदास भी थे जो इनके कोर्ट पोएट थे। और एक कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जनरल फिजिशियन कौन थे इनके दरबार में। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में, राजा विक्रमादित्य के दरबार में जनरल जो है फिजिशियन कौन थे, तो उनका नाम था धन्वंतरी, मतलब वैद्य। ठीक है, धन्वंतरी। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में इनके जो कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, उनका नाम था कालिदास। ठीक है, कालिदास, ये वही कालिदास है जिन्होंने जिनकी 4 किताब काफी ज्यादा फेमस है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। एक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम। ये 4 किताब आप बिल्कुल याद रखिएगा। पहला आपका अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा मालविकाग्निमित्रम, तीसरा रघुवंशम और चौथा आपका मेघदूतम। यही 4 क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, जो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और धन्वंतरी जो थे वो जनरल फिजिशियन थे। और आपका विक्रमादित्य को ही ध्यान में रखकर अकबर भी अपने दरबार में, मुगल वंश का जो सम्राट था अकबर, जो कि आपका हुमायूं का बेटा था। ठीक है, हुमायूं का बेटा था अकबर, पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो इसी से ओतप्रोत होकर के अपने दरबार में नवरत्न को भी उसने भी रखा था। तो ऐसे 2 राजा हुए जिन्होंने अपने दरबार में नवरत्न को रखा था। एक हिंदू राजा के बारे में बात किया जाए तो हिंदू राजा यानी कि हिंदू जो शासक सम्राट थे वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, राजा विक्रमादित्य, ये एक टाइटल है। और दूसरे जो सम्राट थे, दूसरे जो राजा थे, वो मुगल तख्त के जो राजा थे, मुगल सल्तनत के, उनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उन्होंने भी अपने दरबार में नवरत्नों को रखा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो पॉइंट है आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट एक बार करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गुप्त पीरियड का शासनकाल 319 से स्टार्ट होता है, 540 एडी में खत्म होता है। एडी यानी कि ईस्वी। अगर वही आपका ईसा पूर्व लिखा रहेगा तो वो बिफोर क्राइस्ट हो गया। ठीक है, 319 से लेकर 540, किसी किसी किताब में आपको 319 से 550 एडी भी मिल सकता है। ठीक है, गुप्ता पीरियड को ही गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के प्रचलन में थे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्का यूज हुआ था वो गुप्ता पीरियड में हुआ था। लेकिन सबसे पहले जारी किसने किया था सोने के सिक्के को? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, आगे देखते हैं। फाउंडर कौन है गुप्त पीरियड के? तो वो है श्रीगुप्त। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रियल फाउंडर कौन है, हिंदी में वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन के ही बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था इन्हें? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त को ही कवि राजा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही बेटे का नाम कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि से नवाजा गया। और इन्हीं के बेटे का नाम था स्कंदगुप्त, जो किसके बेटे थे? सन ऑफ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के ही बेटे का नाम था स्कंदगुप्त। और लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी है वो है हमारे विष्णुगुप्त। गुप्त काल में 2 सिक्के हैं, यानी कि 2 कॉइन हैं जो काफी ज्यादा प्रचलन में थे। तो वो कॉइन में लिख रहा हूँ। लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलन में थी? तो वह थी आपकी संस्कृत।
ठीक है, कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अभी वर्तमान में पटना है जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, और लेकिन जो सेकंड कैपिटल राजा विक्रमादित्य ने, यानी कि समुद्रगुप्त के बेटे राजा विक्रमादित्य ने सेकंड कैपिटल किसको बनाया था? उज्जैन को बनाया था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जनरल फिजिशियन कौन थे? धन्वंतरी। और कोर्ट पोएट कौन थे? कालिदास। कॉइन लिख लेते हैं। ठीक है, कि कॉइन एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सा कॉइन था। तो दो कॉइन थे जो गुप्त पीरियड में काफी ज्यादा प्रचलन में थे। एक का नाम था आपका दिनार और दूसरा था रुपए का। रुपए का, ठीक है, कॉइन था, सिक्के जो काफी ज्यादा प्रचलन में थे। एक था आपका दिनार, ठीक है, और एक था आपका रुपए का। तो ये दो सिक्के जो थे वो काफी ज्यादा प्रचलन में थे। कि दो सिक्के वो जारी किए थे। किसने जारी किया था? किसके शासनकाल में जारी हुआ था? तो ये गुप्त पीरियड में जारी हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अर्थशास्त्र जो किताब है, जो लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, चाणक्य का ही और दूसरा दो नाम है, एक कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ गुप्ता पीरियड, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है हमको अर्थशास्त्र में लिखी गई किताब। अर्थशास्त्र जो कि लिखा गया किताब है चाणक्य के द्वारा, इसमें हमें जानकारी मिलती है इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा पॉइंट है गुप्त पीरियड से संबंधित वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वो तीनों पार्ट में जो वीडियो मैंने पीडीएफ में अपलोड किया है, पीडीएफ में जिस वीडियो को मैंने बनाया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें टोटल 69 क्वेश्चन है। 23 करके 3 पार्ट में मैंने उसको बनाया है, उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आंसर सही हो, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद यह भी आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और इससे बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो गुप्त पीरियड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एक बार में कवर हो जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और रह गया है कि समुद्रगुप्त जो है वो किसका, मतलब वो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जिसका बजाने को बहुत ज्यादा शौकीन था। तो समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाने का काफी ज्यादा शौकीन था। ठीक है ना, वीणा। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है अहियोल प्रशस्ति से। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से जो हरिसेन जी द्वारा लिखा गया है, उसमें हम जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, उसके टाइटल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। किसके उपलब्धियों के बारे में? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में हमें किससे पता चलता है? अहियोल प्रशस्ति, उसे ही इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।